जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करते हैं इस वीडियो में हिंदी का ग्रामर वाला सेक्शन शुरुआत करते हैं। चलिए बात करते हैं व्याकरण। ठीक है, तो हम बात क्या कर लेते हैं व्याकरण। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे भाषा क्या होता है, भाषा का मौखिक इकाई क्या होती है, सब मैं बात कर लिए थे वहाँ पे। आज मैं क्या बात कर देता हूँ, यहाँ पे व्याकरण की मैं शुरुआत कर देता हूँ। ठीक है, व्याकरण देखिए, जो आपका व्याकरण होता है 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? बी धन आ धन करण। ठीक है, बी धन आ धन करण। ठीक है, लेकिन जो आपका यह व्याकरण होता है क्या करता है, किसी भी भाषा को हमें क्या करता है, शुद्ध रूप में बोलना पढ़ना सिखाता है। ठीक है, क्या सिखाता है? किसी भी भाषा को क्या कर देता है हमें, यहाँ मैं लिख देता हूँ, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में शुद्ध बोलना पढ़ना लिखना सिखाता है। ठीक है, क्या करता है? बोलना पढ़ना लिखना सिखाता है। ठीक है, किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना पढ़ना लिखना क्या करता है, सिखाता है आपका व्याकरण। जो ये आपका क्या हो जाता है, बी धन आ धन करण होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भली प्रकार समझना। क्या हो जाता है? भली प्रकार समझना। क्या होता है? भली प्रकार समझना। ठीक है, क्या हो जाता है? भली प्रकार समझना। व्याकरण जो होता है क्या कहलाता है? किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना पढ़ना लिखना हमें सिखाता है। व्याकरण जो 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, बी धन आ धन करण, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भली प्रकार समझना। ठीक है, भली प्रकार समझना। जो व्याकरण होता है, व्याकरण के आपके क्या हो जाते हैं, 3 अंग हो जाते हैं। व्याकरण कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। ठीक है, व्याकरण कितने अंग होते हैं? 3 अंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ व्याकरण के अंग। ठीक है, व्याकरण के अंग। ठीक है, व्याकरण के अंग। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ क्या क्या है इसके अंग। तो यहाँ पे इसके अंग जो होते हैं, एक आपका आ जाता है क्या, वर्ण आ जाता है। ठीक है, एक क्या आता है आपका, शब्द आता है। एक आप क्या आ जाता है, वाक्य आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? वाक्य आता है। क्या आ जाता है? वाक्य। यानी कि जो व्याकरण होता है, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, एक वर्ण होता है, दूसरा शब्द होता है, तीसरा क्या हो जाता है, वाक्य होता है। जो वाक्य होता है शब्दों के सार्थक योग से बनता है। यानी कि जो कई सारे शब्द को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, वाक्य। तो क्या होता है, शब्दों के सार्थक योग से क्या बन जाता है, वाक्य बनता है। और वर्ण जो होता है, वर्ण के सार्थक योग से क्या बन जाता है, आपका शब्द। जब वर्ण को आपस में जोड़ेंगे, कई सारे वर्ण को आपस में जोड़ेंगे, तब क्या बन जाता है, आपका शब्द बन जाता है। शब्द को जोड़ने से क्या बन जाता है, वाक्य। लेकिन जो यह वर्ण आपका होता है, यह ध्वनि के मेल से बनता है। किसके मेल से? ध्वनि के मेल से। ठीक है, यह ध्वनि के मेल से क्या बन जाता है, आपका वर्ण बनता है। ठीक है, क्या बन जाता है, वर्ण बन जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछ लेता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, शब्द के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई, यहाँ पे क्या हो जाता है, सब बातें करते हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो होता है, देखिए जो ध्वनि होता है, ध्वनि क्या होता है आपको पता है, पिछले वीडियो में बात कर लिए थे इसके बारे में। तो मैं बात कर लेता हूँ अब क्या, यहाँ पे मैं देखता हूँ जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है इसके बारे में देख लेता हूँ। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई क्या होती है, आपकी ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। जब बात करेगा मौखिक तो क्या हो जाएगी, ध्वनि। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, जब बात करता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तब क्या कहलाएगा, आपका वर्ण कहलाएगा। क्योंकि ध्वनि को हम लिखते तो हैं, जैसे लिखते हैं तुरंत क्या बन जाता है, वर्ण। और जब तक नहीं लिखे रहते हैं तब तक क्या हो जाता है, आपका क्या होता है, मौखिक होता है। ठीक है, ध्वनि होती है। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई क्या हो जाती है, आपकी वर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है, वर्ण होती है।
ठीक है, क्या हो जाती है आपकी, वर्ण हो जाती है। लेकिन जब बात कर लेते हैं यही चीज़ में भाषा की सबसे छोटी क्या है, यहाँ पे लिखित का कोई यूज ही ना करे, ठीक है, जब लिखित का प्रयोग ही ना करे तब क्या होगा, तब भी आपका वर्ण ही होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी आपका, तब भी क्या होगा, आपका वर्ण ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन देख लीजिए, जब बात करेगा मौखिक तभी ध्वनि होगा, लेकिन जब बात कर लेता लिखित में सबसे छोटी भाषा की इकाई तब क्या होगा, वर्ण। और जब बात कर लेगा वैसे ही भाषा की सबसे छोटी इकाई तब क्या होगा, तब भी आपका वर्ण ही होगा। लेकिन वर्ण का जो क्या होता कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मैं बात कर लेता हूँ का मतलब कुछ भी हो सकता है, का मतलब काम भी हो सकता है, का मतलब कमल भी हो सकता है ना, का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, यानी कि इसका कोई सार्थक यहाँ पे कोई प्रयोग नहीं है। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, यानी कि सार्थक तो है लेकिन इसका कोई विशेष अर्थ नहीं हो जाता ना, अर्थ नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मैं जब बात कर लेता हूँ चौथे नंबर पे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपका क्या हो जाता है, शब्द हो जाता है। जैसे यहाँ पे जब मैं का लिखा, का मतलब कुछ भी हो सकता था, जब कई सारे वर्ड को जोड़ा क्या बन गया, कमल, ठीक है, यानी कि इसका पार्टिकुलर क्या हो जाता है, एक अर्थ निकल जाता है, ठीक है। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको। जो यहाँ पे क्या होता है, मैं लिखता हूँ भाषा की सबसे छोटी, भाषा की यहाँ पे लिख देता हूँ अर्थ के आधार पे, ठीक है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर चौथा नंबर है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है आपकी, तो कहेंगे शब्द कहलाती है। लेकिन जब बात कर लेता है भाव या भावार्थ के आधार, भाव यानी कि पूरे मन की जितनी बातें सब कहना है, तो क्या हो जाता है, आपकी वाक्य हो जाता है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ भाव या भावार्थ, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा, आपका वाक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाक्य, ठीक है। लेकिन जब बात करेगा भाषा के जो पार्ट होते हैं, भाषा में कुल कितने पार्ट का जो अर्थ निकलता है, तो कहेंगे दो का, एक का शब्द का भी अर्थ होता है, एक क्या हो जाता है, वाक्य का भी अर्थ होता है, ठीक है। अगर बात करता है अर्थ के आधार पर भाषा के प्रकार, तो दो हो जाते हैं, एक शब्द एक वाक्य, ठीक है, दोनों का अर्थ निकलता है, ठीक है। जब शब्दों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन गया, वाक्य। जैसे कमल एक अच्छा पुष्प होता है, ठीक है, तो क्या हो गया, वाक्य। लेकिन वहां पे देखिए कई सारे शब्द जोड़े थे, कमल एक अच्छा पुष्प होता है, ठीक है, कई सारे चीज जोड़े तब क्या बन जाता है, आपका वाक्य बनता है, ठीक है। यहाँ पे बात करता हूँ भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, आपकी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तब भी क्या होगी, वर्ण। लेकिन जैसे बात करता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो जाती है, आपकी ध्वनि हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे भाषा की अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, और भाव या भावार्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है, आपकी वाक्य हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं, जो आपका वर्ण होता है, वर्ण के प्रकार, यानी कि जो आपका वर्ण होता है इसके मैं प्रकार बात करता हूँ, वर्ण विचार के बारे में क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसके प्रकार के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, जो आपका वर्ण होता है, वर्ण आपका दो तरह का होता है, ठीक है। एक क्या कहलाता है, आपका स्वर कहलाता है, एक क्या कहलाता है, आपका व्यंजन कहलाता है। पहला क्या कहलाता है, स्वर, दूसरा क्या कहलाता है, आपका व्यंजन कहलाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। स्वर जो होता है स्वतंत्र होता है, स्वर क्या होता है, स्वतंत्र, यानी कि इसे बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि जो व्यंजन होता है यह स्वतंत्र नहीं होता, इसे बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है। स्वर क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यह स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। ये क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता। स्वतंत्र होता है तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। इसे बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इसे बोलने के लिए क्या हो जाता है, किसी न किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे व्यंजन जो होता है का, खा, गा, ये सब पॉइंट यहाँ पे होते हैं। जब हम का को देखते हैं तो का में ऐसा बना होता है, का और प्लस आ होता है, ठीक है। खा जब होता है, खा ऐसा होता है, फिर इसमें क्या जुड़ जाता है, आपका आ जुड़ जाता है। लेकिन जो आपका स्वर होता है, स्वर में आपका आ, ई, बड़ा, छोटी, ये सब क्या होते हैं, आपका स्वर कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो
तो मैं क्या बात कर लेता हूँ, स्वर के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। जो आपका स्वर होता है, स्वर की संख्या कितना होता है, तो कहेंगे 11 होता है। कितने स्वर होते हैं कुल हिंदी भाषा में, कितने स्वर होते हैं, तो आपका 11 होता है। कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। आ होता है बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ। उसके बाद क्या आ जाता है आपका, री आ जाता है, ए आ जाता है, उसके बाद ऐ आ जाता है, ठीक है। फिर ओ आता है, फिर औ आता है, फिर उसके बाद देखिए यही इतना आता है। जो अंग और आह होते हैं, यह क्या होता है, हिंदी भाषा के स्वर से काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। इसे संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि मूल स्वर में इसका प्रयोग किया जाता है। जो मूल स्वर होते हैं इसकी संख्या कितनी होती है, 13। मूल स्वर का मतलब क्या होता है, जहाँ से स्वर की उत्पत्ति होती है, यानी संस्कृत भाषा में अंग और आह को भी वहाँ पे काउंट कर लेते हैं। बाकी यही कुल क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं। कितने हो गए देखेंगे, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 2 10, 1 11। कुल कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, ठीक। कुल कितने स्वर, 11। लेकिन संस्कृत भाषा में कितना होता है, 13। वहाँ पे अंग और आह को भी क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी कि मूल स्वर संख्या कितना होती है, 13। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, मूल स्वर कितने होते हैं आपके, 13 होते हैं। मूल स्वर कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। लेकिन मैं बात कर लेता हूँ जो अंग और आह है, ठीक है, इसे हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं करते, ठीक है, अच्छी बात नहीं करते। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। जो अंग और आह होता है, क्या होता है, यह अयोगवाह ध्वनियाँ होती है। क्या होती है, अयोगवाह ध्वनियाँ। क्या होती है, अयोगवाह ध्वनि होती है, ठीक है। अयोगवाह ध्वनि, अयोगवाह का मतलब क्या होता है, देखेंगे 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, आ, योग और वाह ना, ठीक है। वाह आ मतलब होता है नहीं, योग मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। वह मतलब क्या होता है, वहन करना या बनना। यानी कि जो क्या होता है, अयोग व ध्वनि होता है, इसके प्रयोग से कोई भी शब्द नहीं बनता, ठीक है। इसके प्रयोग से कोई भी शब्द नहीं बनता। यह जो प्रयोग भी होता है कहाँ पर होता है, सिर्फ और सिर्फ स्वर के साथ ही इसका प्रयोग होता है। कहाँ पर होता है, स्वर के साथ। व्यंजन के साथ इसका प्रयोग कहीं पर भी नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है, अयोग व ध्वनियों का प्रयोग कहाँ पर होता है, स्वर पे होता है, व्यंजन पे होता है, दोनों पे होता है, किसी में नहीं होता। किस पे होता है, सिर्फ और सिर्फ स्वर में होता है, ठीक है। किसके ऊपर होता है, स्वर के ऊपर इसका प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ मुझे लिखना है क्या, अंग लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे क्या लिखना है, कुछ भी लिखना होगा, अंगूर, ठीक है। तो बिंदी कहाँ पाया, अंग के ऊपर आया, यानी आ के ऊपर इसका प्रयोग कर देते हैं हम लोग, ठीक है। वही बात यहाँ पे होता है, यानी कि जो अयोगवाह ध्वनियाँ होती हमेशा स्वर के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो ए वाला देखिए अंग है, इसका अलग नाम और इसका अलग नाम क्या होता है। अंग का जो अलग नाम होता है इसे कहते हैं अनुस्वर। क्या कहते हैं, अनुस्वर कहते हैं। और जो इसका अलग नाम होता है इसे कहते हैं विसर्ग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग, ठीक है, विसर्ग कहते हैं। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लेते हैं। जो विसर्ग होता है, विसर्ग जो आपका विसर्ग होता है यहाँ पे ऐसा, तो जैसे हम लोग लिख लेते हैं सुख, ठीक है, ऐसा लिखते हैं सुख, ऐसा लिखते हैं। फिर देखिए हम आप बता देते हैं सुख में कौन सा सही है, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 चीज़ मैं लिखता हूँ, इस पर मैं पूछता हूँ सुख में कौन सा सुख सही है, तो कहेंगे आपका ए वाला सही है, ठीक है। कैसे, क्योंकि जो आपका ये क्या होता है, विसर्ग का चिन्ह होता है, विसर्ग का चिन्ह, विसर्ग के चिन्ह पे कभी भी सिरों रेखा नहीं खींची जाती। सिरों रेखा क्या होता है, जब हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे मुझे कमल लिखना है, कमल के ऊपर ऐसे एक लाइन लिखते हैं, ये क्या कहलाता है, आपका शिरोरेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, शिरोरेखा। यानी कि कभी भी विसर्ग के ऊपर शिरोरेखा नहीं खींचा जाता। जैसे प्रातःकाल, प्रातःकाल देखो दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। क्या हो गए, अलग अलग। यानी कि जो होता है विसर्ग के ऊपर कभी भी शिरोरेखा नहीं खींचा जाता, ठीक है। मैं इसको बता देता हूँ, इसे क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। इस लाइन क्या कहते हैं, शिरोरेखा, ठीक है। इसे कहते हैं दंडपाही। क्या कहते हैं, दंडपाई कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, दंडपाई कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं उसे, ठीक है। कोई दिक्कत, इसे क्या कहते हैं, प्रातःकाल। प्रातःकाल के ऊपर यानी जो बिंदी होता है विसर्ग, इसके ऊपर कभी भी शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता। जो आपका विसर्ग होता है और जो आपका अनुस्वर होता है, यह हमेशा स्वर के साथ ही
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत है? एक बार मैं फिर से बात करता हूँ। जो आपका वर्ण विचार होता है दो भागों में बट जाता है, एक स्वर एक व्यंजन। स्वर जो होता है स्वतंत्र होता है, किसी अन्य स्वर के आवश्यकता के बिना हो क्या हो जाता है, या बोला जा सकता है। लेकिन जो आपका व्यंजन होता है इसे बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि स्वतंत्र नहीं होता। जो स्वर होता है इसकी संख्या कितनी होती है? आपकी 11 होती है। लेकिन जो मूल स्वर होता है यानी कि संस्कृत भाषा को काउंट कर लेते हैं तो अंग और आ भी आ जाता है, वहां पे क्या हो जाती है? आपकी 13 हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है? आपका 13 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्लास के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तब तक का नमस्कार, जय हिंद।